नमस्कार साथियों, मैं संजय नाथ व्याख्याता इतिहास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा किस प्रकार अरब आक्रमणकारियों से बप्पा रावल ने भारत की रक्षा की। न केवल रक्षा की बल्कि मेवाड़ राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। इसलिए बप्पा रावल को हम मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं कि बप्पा रावल ने अपने बेटे खुमान प्रथम के पक्ष में राज्य त्याग दिया और सन्यासी हो गए और 753 ईस्वी में बप्पा रावल की मृत्यु हुई। साथियों, बप्पा रावल की मृत्यु के संबंध में दो मत है। पहला मत ख्यातों के अनुसार, मेवाड़ में प्रचलित ख्यातों के अनुसार 50 वर्ष की आयु में बप्पा रावल ने खुरासान पर आक्रमण किया और खुरासान पर अधिकार कर लिया। कहते हैं कि खुरासान में ही बप्पा रावल की मृत्यु हुई और बप्पा रावल के शव को जलाने और दफनाने को लेकर मुसलमान और हिंदुओं में झगड़े शुरू हो गए। बाद में कबीर की भांति शव से चादर हटाई गई तो फूल नजर आए। साथियों, ये तो ख्यातों की बात होगी। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इस मत को नहीं मानते। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल की मृत्यु नागदा में हुई और नागदा में ही बप्पा रावल की समाधि बनी हुई है, जिसे बप्पा रावल का मंदिर कहते हैं। साथियों, बप्पा रावल के बाद में उनका पुत्र खुमान प्रथम मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। खुमान प्रथम बप्पा द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, लेकिन खुमान के बाद में जितने भी शासक हुए वो अयोग्य व निर्बल सिद्ध हुए। शीघ्र ही मेवाड़ की सीमाएं संकुचित होकर नागदा तक रह गई। मेवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों पर मालवा के परमारों और प्रतिहारों ने अधिकार कर लिया। साथियों, इस काल को मेवाड़ का अंधकार युग कहते हैं। इस अंधकार युग में हमारे लिए कुछ परीक्षायोगी शासक है जिनकी चर्चा कर लेना हमें जरूरी समझता हूं मैं, और उनके लिए मैंने यहां पर नंबरिंग भी लगाई हुई है। उनकी आज चर्चा करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अल्लट साथियों इसलिए चर्चा करनी जरूरी है कि राजस्थान अध्ययन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजस्थान अध्ययन की बुक में अल्लट पर एक लाइन मिलती है, इसलिए अल्लट महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों, एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में जो भी तथ्य है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए उनका अध्ययन तो आप प्राथमिकता से करें। तो शुरू करते हैं अल्लट। तो अल्लट का पिता था भरत भट्ट, जिसने राष्ट्रकूट राजकुमारी महालक्ष्मी से विवाह किया और दोनों से अल्लट उत्पन्न हुआ। कहते हैं भी आहड़ अभिलेख 977 ईस्वी या इसे शक्ति कुमार का अभिलेख भी कहते हैं। इस अभिलेख में अल्लट को आलू कहा गया है। कहते हैं आलू ने हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। यही राजस्थान अध्ययन की बुक में एक लाइन मिलती है। अल्लट ने नागदा से आहड़ को राजधानी बनाया। पहले राजधानी मेवाड़ की नागदा थी, अब आहड़ हो चुकी है। आहड़ में ही अल्लट ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। हाँ साथियों, भगवान विष्णु का एक अवतार है वराह। जब हिरण्याकश राक्षस ने पृथ्वी को समुद्र में फेंक दिया था तो भगवान विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह अर्थात सुअर का अवतार लिया था। आपने चित्र और फोटो में देखा होगा, भगवान विष्णु ने अपने दांतों पर पृथ्वी को टिकाए हुए हैं। वही भगवान विष्णु का वराह अवतार है जो गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। साथियों, अल्लट ने ही सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया मेवाड़ में। साथियों, आगे बढ़ते हैं और शक्ति कुमार, ये शक्ति कुमार का ही आहड़ अभिलेख है। 977 से 93 तक ये शासक रहा। कालक्रम कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है इसमें, तो इसके समय परमारों ने मालवा के परमारों ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मालवा के परमार शासक मुंज ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कहते हैं मुंज के उत्तराधिकारी सिंधुराज और सिंधुराज के पुत्र भोज परमार ने चित्तौड़ के अंदर भगवान विष्णु का एक मंदिर बनाया, त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर को समिदेश्वर मंदिर भी कहते हैं और महाराणा कुंभा के पिता मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, इसलिए इसे मोकल का मंदिर भी कहते हैं। मूल रूप से भोज ने बनाया, इसलिए इसे भोज का मंदिर भी कहते हैं। साथियों, आपके मन में विचार आया होगा ये भोज कौन है, तो साथियों भोज भारत का एक महान लोकप्रिय शासक हुआ है और एक प्रकार से बहुत बड़ा विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। वर्तमान मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में वर्तमान भोपाल से 150 किलोमीटर दूर धारावर्ष नामक स्थान पर भोज की राजधानी हुआ करती थी। कहते हैं कि उस समय धारा पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थी और भोज खुद विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। सैकड़ों विद्वान भोज के दरबार में रहते थे। जब भोज जीवित था तो धारावर्ष में एक कहावत प्रचलित थी, अधधारा सदा लंबा सरस्वती पंडिता मंडिता सर्वे भोज राजे भूवि स्थिति।
जब भोज की मृत्यु हुई तो ये कथा प्रचलित हुई, अधधरा निराधरा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजे दिवगति। अर्थात जब भोज जीवित थे तो ये धारा नगरी आधार थी, और जब भोज मृत्यु हो गई तो ये धारा नगरी निराधार हो गई, विद्वान निराश्रित हो गए। तो भोज एक बहुत बड़े विद्वान थे। साथियों, एक कहावत और भी प्रचलित है, सुनी होगी आपने अक्सर, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो साथियों, गंगू तेली कौन था? तो गंगू तेली कोई एक व्यक्ति नहीं था। गंगू तेली में दो नाम है, एक गंगू और एक तेली। कहते हैं कि गांगेय वंश, कलचुरी का कलचुरी नरेश गांगेय दक्षिणी भारत में है, कलचुरी वंश था और उसका राजा था गांगेय। गांगेय और दक्षिण के चालुक्य शासक तेलग ने, दोनों ने मिलकर धारा नगरी पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं भी गांगेय और तेलग दोनों मिलाकर भी भोज को नहीं हरा पाए, तो वहां के लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। और तब से ये कहावत प्रचलित हो गई कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट शासक आता है रणसिंह। रणसिंह को कर्णसिंह भी कहा गया अभिलेखों में। 1158 में मेवाड़ की गद्दी पे बैठता है। साथियों, रणसिंह के समय गुहिल वंश दो शाखाओं में विभाजित हो गया। रणसिंह के दो पुत्र थे, मुख्य तो जो दो शाखाओं वाले बता रहा हूं, वैसे तो कई पुत्र थे, आगे जिक्र करूंगा मैं। अभी आप ये मानो रणसिंह के दो पुत्र, एक पुत्र क्षेमसिंह और एक पुत्र राहब, एक राहब और एक क्षेमसिंह। क्षेमसिंह ने मेवाड़ में शासन किया और क्षेमसिंह की जो शाखा कहलाई वो रावल शाखा, क्षेमसिंह की रावल शाखा, और राहब की जो शाखा थी वो राणा शाखा। और सिसोदिया गांव में इसी आगे चलकर इसी शाखा से निकलेगा राणा हमीर, आगे चर्चा करेंगे उसकी। तो साथियों अभी क्षेमसिंह पर बात करते हैं। क्षेमसिंह रावल शाखा का एक प्रकार से संस्थापक कह सकते हैं और अंतिम शासक है रावल रतन सिंह अलाउद्दीन के समय 1303 में। तो क्षेमसिंह के साथियों दो पुत्र थे, एक तो सामंत सिंह और एक कुमार सिंह। साथियों क्षेमसिंह के बाद में गद्दी पर सामंत सिंह बैठा। सामंत सिंह का विवाह पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की बहन प्रथाबाई के साथ में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की बहन है साथियों, ये की बहन प्रथाबाई के साथ में इनका विवाह हुआ। और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय से नाडोल के कीर्तिपाल सोनगरा की दुश्मनी थी। कीर्तिपाल को कितु भी कहा गया, यह भी चौहान शासक है। कहते हैं कि उसकी भड़ास कीर्तिपाल ने सामंत सिंह पे उतारी, क्योंकि सामंत सिंह की पत्नी प्रथाबाई पृथ्वीराज की बहन थी। तो कहते हैं कि कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और वहां पर अधिकार कर लिया। सामंत सिंह बागड़ चला गया और बागड़ में उसने गुहिल वंश की स्थापना की। बागड़ मतलब डूंगरपुर, और वहां पर क्या है कि वटभद्रक यानी बड़ौदा नामक जगह को अपनी राजधानी बनाया। कहते हैं कि कुछ समय बाद में क्षेमसिंह के दूसरे पुत्र कुमार सिंह ने 1179 में 79 में मेवाड़ पर आक्रमण करके कीर्तिपाल को मार भगाया। और कुमार सिंह के बाद में एक पुत्र आता है मत्थन सिंह, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मत्थन सिंह के बाद में आता है पदम सिंह। पदम सिंह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों, चीरवा अभिलेख उदयपुर में एक उल्लेख मिलता है कि पदम सिंह ने टांटेड जाति को एक व्यक्ति था उद्रण, उसको पहली बार क्या है कि तला रक्षक नियुक्त किया था। तला रक्षक कौन होते हैं? तो तला रक्षक जो किलों की रक्षा करते हैं, जो नगरों के पहरेदार होते हैं, किलेदार होते हैं, कोतवाल होते हैं, उनको बोलते हैं। और ये इस काम में एक प्रकार से प्रसिद्ध थे। तो कहते हैं कि पदम सिंह ने ही सर्वप्रथम टांटेड जाति के उद्दड़ को तला रक्षक नियुक्त किया था। बाद में इसी जाति के लोग मेवाड़ के किलों की रक्षा करते थे। साथियों आज के लिए इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।